वेलकम बैक व्यूअर्स टू योर यूट्यूब चैनल मेडी6। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिकल सेल अनीमिया के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात किया था सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में। एंड अभी मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ वो सारी अनीमिया के डिफरेंट टाइप्स के बारे में होने वाली हैं। अब सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? तो सिकल सेल अनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो शेप ऑफ आरबीसीज है उनमें चेंज आता है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल आरबीसी कौन से शेप का होता है, तो एक नॉर्मल आरबीसी जो होने वाला है वो हमारा बाइकॉनकेव शेप का होता है। किस शेप का होने वाला है? नॉर्मल आरबीसी जो है हमारे पास बाइकॉनकेव शेप का होता है। लेकिन अगर एक पर्सन अफेक्टेड है सिकल सेल अनीमिया से तो उसकी आरबीसीज, उसकी जो हेल्दी आरबीसीज उनका शेप बाइकॉनकेव या डिस्क शेप से चेंज होकर के कैसा हो जाने वाला है? सिकल शेप, जिसे हम क्रिसेंट शेप भी बोलते हैं। कैसा हो जाएगा? सिकल शेप या फिर क्रिसेंट शेप। ओके, तो इस पूरी वीडियो में हम क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है, पहला हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है सिकल सेल एनीमिया की, मतलब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ सिकल सेल अनीमिया, ऐसे क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से जो पर्सन है वो अफेक्टेड होगा सिकल सेल अनीमिया से। देन हम पढ़ेंगे अगर एक पर्सन अफेक्टेड है सिकल सेल अनीमिया से तो उसकी आरबीसीज में क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का मतलब होगा हमारा साइंस एंड सिम्टम्स। तो अगर एक पर्सन तुम्हारा अफेक्टेड है किससे? सिकल सेल अनीमिया से, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। सिंपली बोले तो साइंस और सिम्टम्स शो करने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे स्पेशल टेस्ट के बारे में जो हेल्प करते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियंस को, ताकि वो डायग्नोस कर सकें तुम्हारे सिकल सेल अनीमिया को या फिर डिफरेंशिएट कर सकें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या? सिकल सेल अनीमिया का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सिकल सेल अनीमिया क्या है? सिकल सेल अनीमिया जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होने वाली बीमारी है। तो आप बोलो जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर कंजेनिटल डिसऑर्डर है, जिसमें जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका शेप चेंज हो जाता है। कैसे? जो नॉर्मल राउंड बाइकॉनकेव डिस्क शेप होता है आरबीसीज का, उससे चेंज होकर के अब आरबीसीज का शेप कैसा हो जाता है? सिकल या फिर क्रिसेंट शेप हो जाता है। और सेकंड चीज़ क्या देखने को मिलने वाली है? अब ये जो चेंज हुआ शेप में, ये जो चेंजेस तुम्हें देखने को मिल रहे हैं शेप में, इस कंडीशन को बोलते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। तो पोइकिलोसाइटोसिस क्या है? पोइकिलोसाइटोसिस एक कंडीशन है जिसमें आरबीसीज के शेप में चेंज आता है। और ये जो चेंज आया आरबीसीज के शेप में वो क्यों देखने को मिला? एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से। और वो एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन कौन सा है? वो है हमारा HbS। क्या है? HbS। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखो, नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? HbA हीमोग्लोबिन होता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो नॉर्मल है तो उसके अंदर होगा HbA हीमोग्लोबिन। यहीं पे जो बेबी पैदा होते हैं अप टू 6 मंथ तक, मतलब जो बच्चे पैदा हुए और लगभग 6 महीने तक, उनके अंदर जो ब्लड होता है, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है HbF करके होता है, फीटल, ठीक है। ये होता है तुम्हारे किस में? फीटस में। एंड अगर हम बात करें किसके बारे में? जिन लोगों को सिकल सेल अनीमिया हो जाता है तो उनकी बॉडी में क्या होता है? उनकी बॉडी में एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। और वो एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है? HbS। तो ऐसे लोग जिनका जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा हो? HbS हो। तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें सिकल सेल अनीमिया है। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्या है? अब जो भी तुम्हारे सिकल शेप्ड आरबीसीज होते हैं वो सारे सिकल शेप्ड आरबीसीज कैसे होंगे? वो तुम्हारे रिजिड होंगे और बहुत ही स्टिकी होंगे नेचर में, मतलब हार्ड होंगे और स्टिकी होंगे।
अब नॉर्मली यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लार्जर ब्लड वेसल है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, और इसके अंदर तुम्हारे नॉर्मल आरबीसीज भी देखने को मिल रहे हैं तुम्हें, एंड तुम्हारे क्रीसेंट या फिर क्या बोलेंगे तुम्हारा सिकल शेप्ड आरबीसीज भी देखने को मिल रहे हैं। अगर तुम्हारी ब्लड वेसल लार्जर होती है तो ब्लड का फ्लो बहुत आसान होने वाला है, बट यहीं पे ये जो एक ब्लड वेसल है वो क्या है, एक नैरो ब्लड वेसल है। तो जब ब्लड वेसल नैरो हो जाती है और उनमें से ये जो क्रेसेंट या सिकल शेप्ड आरबीसीज पास करने की कोशिश करते हैं, तो नेचर में सिकल सेल आरबीसीज स्टिकी और हार्ड होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं उन स्मॉल ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है। और अगर ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाएगा तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलने वाले हैं। कैसे, ये जो सिकल सेल्ड आरबीसीज थे ये क्या थे, बहुत ज़्यादा रिजिड थे और स्टिकी थे हमारे नेचर में, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ब्लड का फ्लो, जितनी भी स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं उन सब में ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाता है और लीड करते हैं, पेन देखने को मिलेगा, ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं, एंड बहुत सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलने वाली हैं। नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे सिकल सेल अनीमिया के कॉजेज़ के बारे में। तो सिकल सेल अनीमिया जो है या फिर सिकल सेल डिजीज़ जो है वो दो मेन कॉजेज़ की वजह से होते हैं, दो मेन कारण की वजह से होते हैं। पहला है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब कि हमारे जीन के लेवल पर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब समझो हो क्यों रहा है ये सारे, हमें पता है कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उस नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, HbA हीमोग्लोबिन, बट जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है या फिर जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर HbS हीमोग्लोबिन बन रहा है। तो नॉर्मल के बजाय ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन क्यों हुई, क्योंकि जो हमारे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, हीम प्लस ग्लोबिन। क्या चाहिए, ग्लोबिन, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन चेन, ठीक है। तो दो अल्फा चेन चाहिए, दो बीटा चेन चाहिए, क्लियर। अब होता क्या है, जेनेटिक लेवल पर जो जीन बीटा ग्लोबिन चेन को कोड करता है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो जीन बीटा ग्लोबिन चेन को कोड करता है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, और जिसकी वजह से हमारा एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। अब समझो हुआ कैसे ही सारी चीज़ें, देखो ये क्या है, ये मैंने एक बीटा ग्लोबिन चेन बना दी, और इस बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पर वो चेंज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। 3rd 4th यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, वो 6th पोजीशन होने वाली है। ये क्या है, बीटा ग्लोबिन चेन की वो 6th पोजीशन है जहाँ पर तुम्हारा म्यूटेशन देखने को मिल रही है। अब होता क्या है कि हमें पता है जो हमारा डीएनए है वो डीएनए कोड करता है आरएनए बनाने के लिए, और आरएनए कोड करता है प्रोटीन बनाने के लिए। बट अगर डीएनए के लेवल पर कोई भी म्यूटेशन होती है तो आरएनए अफेक्टेड बनेगा, और आरएनए के लेवल पर कोई भी म्यूटेशन होती है तो प्रोटीन जो है वो एबनॉर्मल बनने वाला है। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें देखने को मिल रहा है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है, सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर में डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे क्या है, यहाँ पे एडेनिन बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था, एडेनिन बनना चाहिए। नॉर्मल में एडेनिन बनता है, बट एडेनिन के बजाय यहाँ पे क्या बन गया, थाइमिन बना, जिसकी वजह से हमारा आरएनए में भी डिफेक्ट देखने को मिला कि आरएनए में भी एडेनिन बनना चाहिए था बट उसकी जगह क्या बन गया, यूरेसिल बन गया। तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिला, अल्टीमेटली देखने को मिला कि जो हमारा नॉर्मल प्रोटीन बनना चाहिए था वो नॉर्मल प्रोटीन ना बन के एक म्यूटेंट प्रोटीन देखने को मिला। कौन सा, देखो, तो हमें क्या देखने को मिलना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट देखने को मिलना चाहिए था, बट उसकी बजाय क्या मिला, हमें वेलिन देखने को मिला। क्या देखने को मिला, वेलिन। तो पहला क्या कॉज हो गया, पहला कॉज हो गया जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब हमारे जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्यों हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन आपको देखने को मिला, किसमें, उस जीन में जो जीन कोड करता है किसको बनाने के लिए, बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन को बनाने के लिए जो जीन कोड करता है उस जीन में हमें पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिली, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो अमाइनो एसिड बनना चाहिए था वो नहीं बना।
ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था, बट ग्लूटामिक एसिड ना बना, उसकी जगह क्या बना हमारा, वेलिन बना। और किस पोजीशन पे बना, 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। ये पोजीशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में। किसके बारे में, इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में। इनहेरिटेंस पैटर्न का मतलब कि जो हमारी, ये देखो यहाँ पे जो सिकल सेल अनीमिया है, वो सिकल सेल अनीमिया जो है वो क्या है, एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो नॉर्मली जो हमारे इंडिविजुअल हैं, जैसे एक इंडिविजुअल ले लिया हमने, तो उस इंडिविजुअल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर उसे हम डिवाइड करें तो 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, और बाकी जो 2 क्रोमोसोम्स होने वाले हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो 44 क्रोमोसोम्स हैं उनका नाम है ऑटोसोम्स। तो अगर इन 44 क्रोमोसोम्स में कोई भी डिफेक्ट देखने को मिला और उसकी वजह से जो बीमारी हुई, उस बीमारी को हम ऑटोजोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोजोमल डिसऑर्डर। तो सिकल सेल अनीमिया क्या है, सिकल सेल अनीमिया एक ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। अब कोई एक पर्सन है, वो कब अफेक्टेड होगा सिकल सेल अनीमिया से, तो सिकल सेल अनीमिया से अफेक्टेड होने के लिए उसके दोनों पेरेंट जो हैं वो क्या होने चाहिए, उसके दोनों पेरेंट जो हैं कैरियर होने चाहिए। मतलब दोनों पेरेंट के अंदर एक म्यूटेटेड जीन तो होना ही चाहिए, तभी उस बच्चे को सिकल सेल अनीमिया होगा, ठीक है। इसको डायग्राम समझते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पेरेंट्स, ठीक है। अगर ये देखो ब्लू वाला जीन है, इसका मतलब कि जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन ए है, और अगर क्या नाम है रेड है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन एस है, ठीक है। हमें ये चीज़ तो पहले से ही पता है ना कि HbA हीमोग्लोबिन नॉर्मल के लिए होता है, और HbS जो हीमोग्लोबिन है वो किन पेशेंट के पास होता है, जिनके पास सिकल सेल अनीमिया है, ठीक है। अब दो जीन चाहिए, मतलब जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मेरे फादर से एक आया होगा और एक मेरे मदर से आया होगा, ठीक है। किससे आया होगा, फादर से आया होगा, मदर से आया होगा। तो हमने यहाँ माना कि दोनों ही कैरियर हैं, दोनों मतलब पेरेंट भी है, मतलब फादर भी है और मदर दोनों ही कैरियर है। कैरियर कब समझते हैं, कैरियर का मतलब होता है जब एक जीन अफेक्टेड हो। क्या हो, एक जीन अफेक्टेड, मतलब हर एक इंडिविजुअल के अंदर हीमोग्लोबिन के 2 जीन होंगे। हीमोग्लोबिन के कितने होंगे, 2 जीन। इस तरीके समझो, जैसे HbA ये इंडिविजुअल है। एक होगा HbA HbS, और एक होगा HbS और HbS। बस यही 3 होते हैं। अगर आपके अंदर 2, ये फादर से आया, ये मदर से आया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो एक फादर से आया नॉर्मल, मदर से भी नॉर्मल आया, मतलब आप क्या होने वाले हो, नॉर्मल। फादर से आया नॉर्मल, मदर से आया एबनॉर्मल वाला, तो आप क्या होगे, कैरियर। और फादर से भी क्या नाम है एबनॉर्मल आ रहा है, मदर से भी एबनॉर्मल आ रहा है, तब आप डिजीज्ड होने वाले हो। इस केस में नॉर्मल रहोगे, इस केस में कैरियर रहने वाले हो, और इस केस में डिजीज रहने वाले हो। तो आप डिजीज़ कब रहोगे, डिजीज़ रहने के लिए आपके फादर और मदर दोनों से ही म्यूटेटेड जीन आना चाहिए। तो अभी हमने फादर लिया और मदर ली है, जो दोनों ही कैरियर, मतलब उन दोनों को ही सिकल सेल ट्रेट है। सिकल सेल ट्रेट एक कंडीशन है, ठीक है। तो एक छोटा डिफरेंस है सिकल सेल अनीमिया में और सिकल सेल डिजीज़ में। सिकल सेल ट्रेट एंड सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल ट्रेट में आपके पास एक ही म्यूटेटेड जीन होता है, एंड सिकल सेल डिजीज़ में आपके पास दोनों म्यूटेटेड जीन होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से जब फादर और मदर से जब हमने क्रॉस किया तो हमें 4 इंडिविजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। उन चारों इंडिविजुअल में से जो 25% है उसके अंदर कोई भी सिकल सेल वाला जीन नहीं आ रहा, मतलब ये HbA वाले हैं, HbA। बाकी जो 50% है वो क्या है, सिकल सेल ट्रेट है, मतलब HbA HbS दोनों हैं इनके अंदर। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कलर से। और जो लास्ट 25% की जो पॉपुलेशन होगी, ठीक है, ये फिर चिल्ड्रन होंगे, वो कैसे होंगे, सिकल सेल डिजीज़ होंगे। क्लियर, गुड, पढ़ लेते हैं इसको। देखो इनहेरिटेंस पैटर्न में क्या देखने को मिला, सिकल सेल डिजीज़ जो है वो एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब
जो पर्सन है उस पर्सन को, एक पर्सन के अंदर सिकल सेल डिजीज़ होने के लिए उसके दोनों फादर और मदर को क्या होना पड़ेगा, कैरियर होना पड़ेगा। और अगर उसके अंदर दोनों ही म्यूटेटेड जीन आ रहे हैं तब वो सिकल सेल डिजीज़ होगा। और अगर एक ही म्यूटेटेड जीन आ रहा है तो उसे सिकल सेल ट्रेट होगा, तब वो कैरियर बन जाएगा। इस तरीके से 1 म्यूटेटेड जीन का मतलब सिकल सेल ट्रेट और 2 म्यूटेटेड जीन का मतलब सिकल सेल डिजीज। गुड। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या, तो अब हम बात करने वाले हैं चेंजेस इन ब्लड मॉर्फोलॉजी ड्यू टू सिकल सेल अनीमिया। अभी तक हम पढ़ चुके थे सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, देन हमने बात करी कि क्या क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से पेशेंट को सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर एक पेशेंट अफेक्टेड है सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल डिजीज़ से तो उसके ब्लड मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो समझो कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको हमने डायग्नोस किया और उसको सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल डिजीज़ है, और अब हमने उसका वीनस ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और उस वीनस ब्लड सैंपल की हमने एक पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाई और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पहला तो हमें देखने को मिल सकता है कि जो उसके आरबीसीज हैं वो कैसे हैं, सिकल शेप्ड है। क्यों? क्योंकि लो ऑक्सीजन कंडीशंस की वजह से, या फिर आप बोलो हाइपॉक्सिया की कंडीशन में, जो तुम्हारा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, क्या है, जो तुम्हारा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस है, वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होने लगता है, पॉलीमराइज होने लगता है। पॉलीमराइज का मतलब कि एक जगह कंडेंस सा होने लगता है, जिसकी वजह से जो आरबीसीज जिनका शेप बाइकॉनकेव होना था वो चेंज होकर कैसा हो जाता है, क्रेसेंट या सिकल शेप हो जाता है। देखो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल आरबीसीज है, नॉर्मल ब्लड सेल है जो कि बाइकॉनकेव या डिस्क शेप है, और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कौन सा है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए। क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, सॉरी ए नहीं, हाँ नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA। बट अगर क्या हो कि ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA है उसकी बजाय पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन S प्रेजेंट हो, तो ये हीमोग्लोबिन S हाइपॉक्सिया, स्ट्रेस जैसी कंडीशंस में क्या होता है, पॉलीमराइज होने लगता है। और हीमोग्लोबिन S की पॉलीमराइजेशन की वजह से क्या होता है, आरबीसीज का शेप बाइकॉनकेव से चेंज होकर सिकल शेप्ड हो जाता है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा आरबीसीज होते हैं, ये आरबीसीज कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। अब आरबीसीज बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे तो वो पास नहीं कर पाएंगे ईजिली से हमारे ब्लड वेसल से, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, उसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा ब्लॉकेज। जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके थे यहाँ पे कि हमारी एक ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड कैपलरी आप बोलो, ये ब्लड वेसल है, ये लार्जर ब्लड वेसल है जिसमें से तो ईजिली आरबीसीज चाहे वो बाइकॉनकेव शेप हो या फिर तुम्हारे सिकल शेप हो पास कर सकते हैं। बट जब हम बात कर रहे थे हमारे स्मॉलर ब्लड वेसल के बारे में, तो स्मॉलर ब्लड वेसल्स में हमारी जो क्रेसेंट या फिर सिकल शेप आरबीसीज है वो पास नहीं कर पा रही थी और वो ब्लॉक हो जा रही थी। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो आपको ब्लॉकेज देखने को मिलती है, ब्लॉकेज की वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, और ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से ऑर्गन डैमेज या टिश्यू डैमेज जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं, एंड पेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं वैसो ऑक्यूलेशन या वैसो ऑक्यूल्जन। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं। तो हमें पहला क्या देखने को मिल सकता है, आरबीसी जो है वो सिकल शेप हो गए। सेकंड हमें देखने को मिल सकता है एनाइसोपोइक्लोसाइटोसिस। अब एनाइसोपोइक्लोसाइटोसिस क्या है, ये तुम्हारी कंडीशंस है। एनाइसोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं उनके साइज़ में चेंज आ गया है। मतलब आरबीसीज जो होती हैं वो तुम्हारी माइक्रोसिटिक या मैक्रोसिटिक देखने को मिल सकती हैं, और सेकंड वन इज पोइक्लोसाइटोसिस जिसका मतलब आरबीसीज के शेप में चेंज आ गया हो। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जिनको सिकल सेल अनीमिया है तो उनके ब्लड स्ट्रीम में आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप्ड आरबीसीज तो देखने को मिलेंगे, इसके अलावा सिकल शेप या क्रेसेंट शेप देखने को मिलेंगे। इन्हीं के साथ साथ कई बार आपको टारगेट सेल्स भी देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं, टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स जो है उसका मतलब कैसे होते हैं, बुल्स आई अपीयरेंस के वाले होते हैं, कुछ इस तरीके से।
ऐसा कुछ, ठीक है। इन्हें बोलते हैं बुल्स आई अपीयरेंस, ठीक है। तो ऐसे सेल्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पहले क्या देखने को मिलेगा, सिकल शेप आरबीसीज देखने को मिलेंगी, एनाइसोपोइक्लोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है। थर्ड हम बात करेंगे पॉलीक्रोमेसिया के बारे में। पॉलीक्रोमेसिया का मतलब क्या होता है कि इन पेशेंट्स के अंदर जो ब्लड स्ट्रीम है, उस ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमें इमेच्योर आरबीसीज देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं, इमेच्योर आरबीसीज। और इमेच्योर आरबीसीज में भी कौन से, रेटिकुलोसाइट्स। मतलब अगर हमने इन पेशेंट्स का ब्लड लिया और उसको स्टेन करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, हमें ब्लू स्टेनिंग, मतलब उस पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में कुछ ब्लू स्टेन्स हमें देखने को मिलेंगे। और वो ब्लू स्टेन किसे इंडिकेट करते हैं, इमेच्योर आरबीसीज, रेटिकुलोसाइट्स को। तो क्या होता है, रेटिकुलोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है सिकल सेल अनीमिया के केस में। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे सिकल शेप्ड आरबीसीज बन रहे हैं, वो सिकल शेप्ड आरबीसीज कैसे होते हैं, उनकी वो अफेक्टेड आरबीसीज है, या फिर बोलो आप एबनॉर्मल आरबीसीज हैं। तो उनका जो शेल्फ लाइफ है या फिर जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 10 से 20 दिनों का होता है, जिसकी वजह से रैपिड डिस्ट्रक्शन होता है इन सिकल शेप्ड आरबीसीज का हमारे स्प्लीन में। अब अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आरबीसीज का अमाउंट कम हो जाएगा तो हमारी जो बोन मैरो है वो क्या करेगी, इस डिस्ट्रक्शन से कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा आरबीसीज बनाएगी, जिसकी वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो इमेच्योर रेटिकुलोसाइट्स हैं या फिर आप बोलो इमेच्योर आरबीसीज हैं, उनका नंबर ज़्यादा देखने को मिलेगा। यही चीज़ है यहाँ पे कि भाई ये पॉलीक्रोमेसिया है, ये कंडीशन क्या इंडिकेट करती है, तो ये इंडिकेट करती है कि जो बोन मैरो है वो बोन मैरो ज़्यादा आरबीसीज बना रही है ताकि वो अनीमिया से कंपनसेट कर सके। नेक्स्ट क्या देखने को मिल सकता है, नेक्स्ट आपको देखने को मिल सकता है इंक्रीज्ड रेटिकुलोसाइट्स। मतलब कि जो इमेच्योर आरबीसीज हैं उन इमेच्योर आरबीसीज का नंबर बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि जो बोन मैरो है वो क्या कर रही है, जो रैपिड डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसीज का, उससे कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये तुम्हारा एक स्मीयर है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, जिसमें ये जो है तुम्हारे देखने को मिल रहे हैं नॉर्मल आरबीसीज हो जाने वाले हैं। एंड ये क्या है, ये एक इमेच्योर आरबीसी है जो क्या है, रेटिकुलोसाइट। और ये किस कलर का दिख रहा है, ब्लूइश कलर का दिख रहा है जब हम स्टेनिंग कर रहे हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। मतलब अगर एक पेशेंट को सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल डिजीज़ है तो उसकी बॉडी में वो सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी, ठीक है, वो डिज़ीज़ किस तरीके से हुई है और वो डिज़ीज़ क्या क्या चीज़ें कॉज कराएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कॉजेज़ वगैरह में। बस अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन होगा। और पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, मतलब जो हमारा हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है, बीटा हीमोग्लोबिन जो चेन है, बीटा हीमोग्लोबिन की 6th पोजीशन पे हमें पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारा ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन बन गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, एट लास्ट जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल बन गया। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सा बना, HbS बना, ठीक है। अब ये HbS हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसीज के अंदर तो है, ठीक है। तो जब कभी भी लो ऑक्सीजन की कंडीशंस देखने को मिलेंगी, जब कभी भी लो ऑक्सीजन की कंडीशन देखने को मिलेंगे तो क्या होगा, ये जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन S जो है वो पॉलीमराइज होना स्टार्ट कर देगा। मतलब क्या बोलेंगे, जॉइन या एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा। और जिसकी वजह से आरबीसीज का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले बाइकॉनकेव हुआ करता था, तो वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा, ठीक है, गुड। अब ये जो सिकल शेप की आरबीसीज होती हैं वो बहुत ही कम फ्लेक्सिबल होती हैं, बोले तो लेस फ्लेक्सिबल होती हैं, रिजिड होती हैं। तो ज़्यादा चांसेस होता है कि जितनी हमारी स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे जाके ये क्या हो जाए, स्टक हो जाएं, फंस जाएं या एक्यूमुलेट हो जाएं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज देखने को मिल सकती है। और अगर आरबीसीज ने तुम्हारी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दिया है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जिस ऑर्गन के पास, जिन टिश्यूज़ के पास वो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जा रही हैं वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। और ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से क्या क्या देखने को मिल सकता है, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन तो डैमेज होंगे ही होंगे और बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिल सकता है। और इस पूरी कंडीशन को हम बोलते हैं वैसो ऑक्यूलूसिव, ठीक है।
एंड क्या होता है और क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी सिकल शेप्ड आरबीसीज होती हैं, सिकल शेप्ड आरबीसीज जो होती हैं, इनकी जो शेल्फ लाइफ है या फिर जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 10 से 20 दिनों का होता है। तो ये बहुत जल्दी रप्चर होकर डाई हो जाती है, कहाँ पे, स्प्लीन में आकर के बहुत जल्दी डाई हो जाती हैं। अब अगर लगातार आरबीसीज की सिकलिंग होती रहेगी, मतलब जो नॉर्मल आरबीसीज हैं वो बहुत जल्दी जल्दी एबनॉर्मल आरबीसीज मतलब सिकल शेप आरबीसीज में कन्वर्ट होते रहेंगे, इसे बोल देंगे सिकलिंग ऑफ आरबीसीज। तो अगर सिकलिंग ऑफ आरबीसीज लगातार हो रहा है तो एक लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज हमारे स्प्लीन के पास जाएंगे, जहाँ पे स्प्लीन जो है उन्हें डैमेज करेगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है कि एट लास्ट स्प्लीनोमेगाली की कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, मतलब स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो गया है, ठीक है। और विथ टाइम जो स्प्लीन है वो अपने फंक्शंस को लूज़ कर सकता है या फिर नॉन फंक्शनल हो सकता है, जिसके बहुत सारे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, किसकी, सिकल सेल अनीमिया या फिर आप बोलो सिकल सेल डिसीज़ की। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे किसके बारे में, कुछ ऐसे स्पेशल टेस्ट के बारे में जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम लोग सिकल सेल अनीमिया या फिर सिकल सेल डिजीज़ और सिकल सेल ट्रेट वाले पेशेंट्स को डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहला आता है सिकलिंग टेस्ट। सबसे पहले क्या आता है, सिकलिंग टेस्ट। सिकलिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, सिकलिंग टेस्ट में हमारे पास एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो उस सोडियम मेटाबाइसल्फेट को हम ऐड कर देते हैं हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मतलब मेनली बोलो तो वीनस ब्लड में ऐड कर दिया। और जब हम ऐड कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद ये क्या करता है, अगर उन आरबीसीज के अंदर जो ब्लड हमने कलेक्ट किया है उन आरबीसीज के अंदर HbS हीमोग्लोबिन होगा ना, तो ये एक सिकलिंग मतलब एक स्टिकी जैसा नेचर बना देगा, ठीक है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर पाएंगे, इससे हम लोग पता कर पाएंगे कि हाँ इन पेशेंट्स के ब्लड में HbS हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। बट हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे किसके बीच में, सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल डिजीज़ में, क्योंकि दोनों ही लोगों में, दोनों ही केसेस में HbS हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब सॉल्युबिलिटी टेस्ट की मदद से भी हम आसानी से HbS मतलब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को पता कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग ब्लड को, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग ब्लड को ऐड कर देते हैं एक फॉस्फेट बफर में, जो फॉस्फेट बफर पहले से ही एक रिड्यूसिंग एजेंट कंटेन करता है। तो अगर हमारे ब्लड में HbS हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो HbS हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से जो वो मिक्सचर था वो मिक्सचर क्लाउडी या टर्बिड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्लाउडी या टर्बिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है। तो अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, अगर HbS हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो पूरा मिक्सचर क्लाउडी जैसा हो जाएगा। और अगर नहीं है HbS हीमोग्लोबिन, मतलब सिर्फ HbA हीमोग्लोबिन है, तो वो जो मिक्सचर है वो एकदम क्लियर रहेगा। बट ये इस टेस्ट से भी हम लोग सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल डिजीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो थर्ड अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कर बना सकते हैं। अगर हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सिकल शेप आरबीसीज देखने को मिल सकते हैं, टारगेट सेल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि बुलजाई अपीयरेंस के होते हैं। और हमें आरबीसीज और जो आरबीसीज है ना उनके शेप और साइज़ में चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है वो आता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है, जैसे हमारे पास पूरा एक इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर होगा, इस तरीके से मान लिया हमने, ठीक है। और इसमें हम लोग बहुत आसानी से बहुत आसानी से हम क्या कर पाते हैं, चार्ज के बेसिस पे हीमोग्लोबिन को सेपरेट कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पे समझो कि ऐसे हमने तीन पेशेंट लाए हम लोग, ठीक है, और उन तीनों का हमने हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऐसा लोड कर दिया। एक पेशेंट था जो नॉर्मल था, एक पेशेंट था जो कैरियर था, और एक पेशेंट है जो डिजीज है, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट है तो उसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन A होने वाला है, तो उसका जो हीमोग्लोबिन जो स्ट्रैंड्स है वो यहाँ के रुक जाएंगे, ठीक है।
कैरियर वाला जो है ना, उसके स्ट्रैंड्स तुम्हें यहाँ भी देखने को मिलेंगे और यहाँ भी देखने को मिलेंगे, जबकि जो डिजीज्ड वाला है उसके स्ट्रैंड्स सिर्फ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो ऐसा टेस्ट है जिसमें हम हीमोग्लोबिन के डिफरेंट टाइप्स को, चाहे वो HbA है या HbS है, उन सब को क्या कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। किस बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे। जैसे जो नॉर्मल पेशेंट है उनके पास क्या होता है, HbA हीमोग्लोबिन। सिकल सेल ट्रेट वाले पेशेंट के पास क्या होता है, HbA HbS हीमोग्लोबिन। और सिकल सेल डिजीज़ वाले पेशेंट के पास होता है HbS। इनके पास कोई HbA नहीं होता। और यही टेस्ट जो है जो हमारा कंफर्म कर सकता है कि जो पेशेंट है उसे सिकल सेल ट्रेट है या सिकल सेल डिजीज़ है, ठीक है। एंड लास्ट जो टेस्ट जो अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन के बेसिस हीमोग्लोबिन को। और ये सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिल सकता है, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी स्क्रीनिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड अगर किसी को भी कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप उसे कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है।